नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में एक बार फिर से वीकली बेसिस पर जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। लगातार ये 5वां हफ्ता है जब बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं। 4 दिन का छोटा हफ्ता ही था ये, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, लेकिन जीत किसकी हुई? बेयर्स की, यानी कि मंदड़ियों की। फिर से 1.25% का ड्रॉप था। निफ्टी 22,850 के भी नीचे जाकर सेटल होता हुआ दिखा। और निफ्टी बैंक के लिए ये सिचुएशन तो और ज़्यादा ख़राब थी। मतलब 2% से ज़्यादा का ड्रॉप, निफ्टी से ज़्यादा गिरा। और 5वां हफ्ता था जब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी गिरावट थी। 5वां या 6ठा हफ्ता इनफैक्ट आप कहिए, और 52,300 के भी नीचे हम आ गए। अब ना विवेक भाई ऐसा लगने लगा है कि मतलब बैंकों की पिटाई का समय या फिर मुनाफा वसूली का समय आ गया। मतलब रेट सेंसिटिव्स कह लीजिए, जो साइकिल है जैसे वो टर्न होता हुआ दिख रहा है। और बैंकों ने जिस तरह से आउट परफॉर्म किया था, अब कहानी उल्टी पड़ती हुई दिख रही। कुछ खबरें भी वैसी आने लगी, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि जब बेयर मार्केट होता है ना, ख़राब माहौल होता है, तो हर कोई सोचता है कि जितनी ख़राब खबरें हैं सब निकाल दी जाएं, सब बाहर ला दी जाएं। जो होना है वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब बाजार सुधरेगा, जब पलटेगा, बाजी पलटेगी यहाँ से, फिर माहौल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, इस मार्केट की विशेषता क्या है? जब अच्छा होता है तब किसी की नहीं सुनता, जब खराब होता है तब भी किसी की नहीं सुनता। और ये परिस्थितियां ज़्यादा चलती हैं इस मार्केट में। तो कम से कम खराब खबरें सुनने लगती हैं उस समय। मैं रॉबिन भाई से, रॉबिन आर्या जी हैं जो गोल्फी के एमडी हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि मार्केट में वैल्यूएशन नाम की जो चीज़ है, जो समझते हैं लोग, वो बुल मार्केट में भी एप्लीकेबल नहीं होती, बेयर मार्केट में भी एप्लीकेबल नहीं होती। बेयर में कोई ख़रीदता नहीं है, बुल मार्केट में कोई बेचता नहीं है, तो एप्लीकेबल कब होती है? हम क्यों पढ़ते हैं वैल्यूएशन? लेकिन उन्होंने एक टर्म बड़ी अच्छी बताई, जो कि मतलब मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। फोमो, फुल फॉर्म ऑफ फोमो आज के ज़माने में फियर ऑफ मार्केट ओपन। वो तो चल ही रहा है। मार्केट खुलने का डर लगता है। मार्केट खुलने का डर। अगले हफ्ते कोई बात नहीं, आपको 3 दिन मिलेंगे फियर ऑफ मार्केट ओपन का। 3 दिन डर लगेगा, 4 दिन आपके लिए छुट्टी है। मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। नहीं तो फेयर ऑफ मार्केट ओपनिंग के अलावा फिर फ्राइडे वाला फैक्टर भी तो है। अगली बार फ्राइडे ही नहीं आएगा। ना मतलब गुड फ्राइडे आ जाएगा नहीं तो आएगा, इसलिए। लेकिन फीलिंग तो वो 2 बार आएगी ना, हाँ, बल्कि 3 बार आएगी। मंडे को आएगी। ठीक है, तो मंडे को आप एक छुट्टी में जाएंगे, फिर आप वेडनेसडे को खुलेंगे, फिर थर्सडे को जब बंद होंगे तो 2 बार वो फीलिंग आएगी। तो यही पिछले हफ्ते भी हुआ था कि आपको 2 बार वो फीलिंग आई थी। तो फ्राइडे वाली जो फीलिंग है ना, जो आपको एक बार आती है, वो 2 बार आएगी। तो वो जो डर है वो साफ तौर पे दिख रहा था, जैसा इस शुक्रवार को भी हुआ। आप थर्सडे की छुट्टी से जब आए तो किस तरह से घबराए हुए, सहमे हुए आप आए। आपने धुरंधर 2 देखी है? बिल्कुल। उसमें मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें ठीक है प्रभावित करने वाली, मज़ेदार या मूवी के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेकिन उसमें एक चीज़ समझ आई, जब कितनी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है उसके बाद दर्द नहीं होता। हाँ, फिर मतलब खोने के लिए कुछ रहता नहीं ना आपके पास। जब एक्टर को या विलेन को किसी को भी खूब मार लो ना, उसके बाद दर्द नहीं होता। तो ऐसी इस मार्केट का हाल हो गया। अच्छा, मतलब टांग काट दी तब भी अगले का मतलब जोश खत्म नहीं हो रहा, वो लड़ रहा। क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। और मतलब इमीडिएट, मतलब इतना तेज रिएक्शन है। ऐसे ही मार्केट में हो गया। लोगों के पोर्टफोलियो की टांगें तो कट चुकी हैं, अब जो ऊपर बचा थोड़ा बहुत, अब लोगों को मतलब अब क्या ही देखें? सुबह उठ के क्या देखने के लिए बचा है? कुछ बचा है? अब तो बस अगर किसी दिन कोई ये बता दे कि बाबूजी आज शेयर मार्केट ऊपर है और आपके पोर्टफोलियो भाव आ गए तो मतलब लोग शायद उसी दिन मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ लग जाएगी प्रसाद चढ़ाने वालों की। पहले सौदे काटेंगे और मंदिर पहुंच जाएंगे। खैर, अच्छा आपने ये जो धुरंधर की बात करी ना, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, अब पूरी मूवी हो गई ना, लास्ट में जाके जब वो उसकी ट्रेनिंग दिखाते हैं ना, ट्रेनिंग में एक चीज सबसे बढ़िया जो लगी, कह रहे अपनी सांसें बचा के रखनी है आपको। सबसे ज्यादा जोर कहाँ लगाना है? जब आपको लगे कि आपका दुश्मन मतलब चलो आपकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो आपके हैं, मतलब जो आपके अगेंस्ट परिस्थितियां हैं, जब वहां पे आपको लगे कि हाँ यार सामने वाला पूरा जोर लगा चुका है,
मतलब मार्केट ने पूरा जोर लगा लिया, पूरी बिकवाली हो गई। लास्ट मोमेंट पे आप अपना जो वो 2-4 सांसें जो आपने बचा के रखी हो ना, पूरा दम भर के आप जोर लगा दीजिए, यानी कि फुल फोर्स के साथ खरीदिए फिर आप। तो वैसा मोमेंट हालांकि अभी आता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस जोर लगाने वाले मोमेंट के लिए आप तैयार रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। ये वाली बात है कि अरे यार खत्म हो गया, मतलब जितने भी मार्केट में फॉल आए हैं ना, उसमें मतलब हर किसी को पता है कि हर गिरावट से बाजार उभरा है। हमने कोविड वाला सबसे बड़ा फॉल भी देखा, हमने लेमन क्राइसिस भी देखा, ऐसे बहुत सारे फॉल हमने मार्केट में देखे। हर फॉल में मार्केट ऊपर आता है, ये पक्का है। लेकिन हर फॉल में वो सिचुएशन बन जाती है कि आदमी अपनी उम्मीद हार जाता है। वो सोचता है यार अब मेरा भाव आ जाए मैं निकलूंगा, अब नहीं रुकना यार, ये इस मार्केट पे भरोसा नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी तक तो हम कई सालों से बोलते थे हर वॉर को कि वर्ल्ड वॉर है। इस बार जब वर्ल्ड वॉर जैसा लग रहा है, चीज़ें लग रही हैं कि बहुत सारे देश, एक तरफ वो रशिया यूक्रेन वाले में है, एक तरफ आप ईरान इजराइल और अमेरिका वाले में है कि इसकी एंट्री उसकी एंट्री, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे एक्टर रोल प्ले करने वाले आने वाले हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर से भी अब डेटा आपको वही वाला उठा के देखना पड़ेगा कंपैरिजन में कि 1945 1914 में हुआ क्या था स्टॉक मार्केट में। मैंने खोजा तो, लेकिन ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं दर्शकों के साथ अभी साझा नहीं कर पा रहा। वीकेंड में जब पढ़ूंगा थोड़ा बहुत तब बताऊंगा। अच्छा, मैं देख रहा था कहीं ना कहीं बाजार में फीलिंग अब ये चल रही है कि कहीं ये 1956 वाली गलती ना कर बैठे ट्रंप। 1956 में जो स्विस कैनाल वाला मामला हुआ था, जब ब्रिटेन यानी कि ब्रिटानिया सरकार जिसे हम कहते हैं, यूके का जो पूरा वर्चस्व था दुनिया भर में, वो खत्म हुआ था, यानी कि सुपर पावर का डाउनफॉल हुआ था। मुझे तो वैसी ही स्थिति उधर स्विस कैनाल थी और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो वैसा सा ही कुछ यूएस के साथ ना हो जाए वो डाउनफॉल की जो स्थिति है। और उसमें हो सकता है कि ट्रंप साहब तो चलो एक रीजन बनेंगे, उसमें जो बड़ी भूमिका है वो डॉलर निभा देगा। और शायद ईरान ने उस चीज़ की शुरुआत कर दी है, वो टोल लगाने वाली बात से। अब ये मामला मतलब यहाँ से बिगड़ ना जाए ज़्यादा, जैसी इंडिकेशन है, उन्होंने अब सेना का फिर तो ये सारे अगर ये टोल वोल लगने शुरू हो गए तो फिर ये लड़ाइयाँ तो समुद्रों पे भी हो जाएंगी, होने लगी, समुद्रों पे, नहरों पे। वो तो है ही है, पेट्रो डॉलर की जो फिर तो मतलब एग्जिस्टेंस है ना, वो उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। नहीं, फिर तो अरब सागर, हिंद सागर, यहाँ से जहाज जाएगा मुझे टोल दो, हिंद महासागर की भारत बोलेगा जी हमें टोल दो, चाइना बोलेगा हमें टोल दो। ये तो फिर टोल सिस्टम ऐसा शुरू हो जाएगा, फिर तो ये तो गजब। देखिए ये अर्थव्यवस्थाओं के हित में तो नहीं है, बिल्कुल ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से अच्छा बिल्कुल कदम हित नहीं है, बिल्कुल हित में नहीं है। लेकिन आपने बैठे बिठाए बिना किसी मैंने सुना 18 करोड़ रुपए पर शिप मांग रहे हैं, ऐसा कुछ है। नहीं, मैंने कोई नंबर तो नहीं देखा। अब आप कह रहे हैं तो मैं वीकेंड पे मैं भी बैठ के फिर अभी मतलब मैंने उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं की, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 18 करोड़ रुपए पर शिप ईरान वाले मांग रहे हैं। पर हमारे लिए 5 देशों समेत तो अलाउ कर दिया है। अब वो अलाउ हो सकता है 18 करोड़ देखे किया हो, नहीं, पता नहीं ना। नहीं, जब टोल लगेगा हो सकता है हम पे, अभी हम बाकियों के लिए रास्ता बंद है, हमारे लिए रास्ता खुला है, बाकियों के लिए टोल के साथ खुला होगा, शायद हमारे लिए बिना टोल के खुला हो। मे भी कुछ भी हो सकता है। देखिए इस समय मतलब यकीन करना डोनाल्ड ट्रंप पे तो था ही नहीं। अच्छा, मैं सुबह आपसे बात कर रहा था मॉर्निंग में कर दूं? हाँ, उसमें हमारा क्या है भाई, उसमें रिलायबल सोर्स है पीछे, हम तो ना कह रहे हैं। देखिए गूगल पर जाइए, वर्ल्ड का बिगेस्ट लायर पॉलिटिशियन ढूंढ लीजिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है गूगल पर, कि मतलब दुनिया के सबसे बड़े झूठे पॉलिटिशियन वो हैं। और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है 30,000 झूठ उन्होंने बोले हैं। और अमेरिकन पोस्ट है, आई थिंक मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखना है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लायर पॉलिटिशियन। अच्छा, तो गूगल बता रहा है? हाँ, गूगल बता रहा है। ठीक है, आप डाल के देखो, आ रहे डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं ना, पहली ठीक है। अब जरा संदीप भाई ये पढ़ के बता दीजिए कितने झूठ बोले हुए हैं इन्होंने। डॉक्यूमेंटेड, द वॉशिंगटन पोस्ट डॉक्यूमेंट्स ओवर 30,000 ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। मतलब सिर्फ प्रेसिडेंसी में, जीवन काल में? हाँ, जीवन काल में तो पता ही नहीं है, केवल कितना, 1 साल 2 महीने में तो पूरे नहीं हुए अभी। वो पिछले 4 साल वाले नहीं जोड़े हूँ, बस मैं वो थोड़ा सा सर्च कर रहा था कि पिछले 4 साल वालों में भी झूठ तो नहीं जोड़े हुए या ये इसी टर्म के 30,000 हैं, पिछली टर्म के 30,000 50,000 जो होंगे वो अलग है एक दिन में कितने झूठ बोलते पता नहीं। अब प्रॉब्लम ये आ गई है
इतना जब बड़ा वर्ल्ड का लीडर इतने झूठ बोलता है ना, तो संदीप भाई डर ये लगता है कि अब सच कौन बोल रहा है। ऐसे सच ईरान बोल रहा है। में दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान ही सच बोल रहा है, और भले ईरान झूठ भी बोल दे आगे, अब ईरान सच्चा लगेगा। अच्छा, एक बड़ा जुल्म करने वाला आदमी आ जाए और एक छोटा जुल्म करने वाला आदमी आ जाए, तो आपको पता है ये बड़ा जुल्मी तो इसके पास तो इसके ऊपर तो पहले ही 50 केस चल रहे हैं, ये तो कभी सच नहीं बोलेगा। और जो छोटे वाला है उसके 1-2 केस तो ऐसे ही दब जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले पे ही सारे केस खुले हुए हैं। हाँ, तू ही है कल्प्रिट, ये मान के। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो बेचारे फंस ही गए हैं कि आप जो मर्जी बोल लो, ईरान मेरे से भीख मांग रहा है कि एग्रीमेंट कर लो, साइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये तो सबको समझ आ गया अब। लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्या अगर ईरान सही में कुछ कह भी रहा होगा और ईरान मीडिया के सामने आकर ये बोल देता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तो लोग ईरान की बात को यकीन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका काम कर दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिसके सामने भी खड़े हो जाएंगे, हाँ, सामने वाला ही सच्चा होगा। हाँ, ये बात पक्की मतलब है। ये पक्की हो गई। मतलब ये है स्थिति आज नहीं, वो वर्ल्ड साबित कर चुके हैं, और इसी चीज को बेसिस बनाकर ही ईरान ने इतना जो सख्त रुख लिया है ना, वो इसीलिए लिया है वो कह रहे हैं कि सीज फायर अगर आप करेंगे, मान लीजिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप तैयारी करके दोबारा हम पे हमला करेंगे। और आपने ये टाइम एंड अगेन यू प्रूवन दिस पहले भी इतिहास में कि जब जब आपने जो जो चीज़ें बोली हैं उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं, तो फिर इस बार भी आप सच्चे होंगे, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं, और वो सही बोल रहा है। इसीलिए वो बाकी देशों को चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो, बाकी देश इसमें इन्वॉल्व हो, जो वो कह रहे हैं। जैसे वो जंग के टाइम में भी, भारत पाकिस्तान के टाइम में इतने विमान गिरे, उतने गिरे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज तक नहीं पता कितने विमान गिरे। सही बात है। कभी भी अभी भी बोल देते हैं वो जवान गिर रही है, विमान नहीं गिर, विमान। तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो, बाकी देशों के सामने हो, एग्जैक्टली, और चीज़ें जो होंगी वो ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट में हो, और ठोस हो चीज़ें। बिल्कुल, एटलीस्ट मतलब ये है कि देखिए जो इस समय लॉजिकल बात कर रहा है वो समझ आ रही है, तो ये लॉजिकल बात जो भी देश कर रहा है वो समझ आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि सारे देश अब धीरे धीरे आइसोलेट कर रहे हैं अमेरिका को। कोई अमेरिका के फेवर में अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है कि हाँ जी हम बहुत अच्छी बात की डोनाल्ड ट्रंप ने या किसी ने, कोई भी ऐसा देश बोल रहा हो, कुछ नहीं कर रहे। खैर एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मार्केट की तरफ आते हैं संदीप भाई। अच्छा, मैं ना 3-4 चीज़ें आपको जल्दी से बता दूं। ये जो बाजार में हम कह रहे हैं ना कि 5-6 हफ्ते से लगातार गिरावट हो रही है, अब बाजार को डर किस चीज़ का, 3-4 चीज़ें जल्दी से आप देख लीजिए। आप भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करिएगा इस बारे में। पहली बात तो ये है, कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं। नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं? बाजार अब कुछ नई नई चीज़ों को सेंस कर रहा है, डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सीज फायर को लेकर तो अनिश्चितता है ही है। ये जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट है, जिससे ब्रेंट फिर से उछल गया, 108-109 डॉलर हो गई, वो तो बात है ही है। हमारे लिए एक दिक्कत की बात, जो पेन पॉइंट है ना, और जो कंसिस्टेंट बात है, वो है रुपए का फॉल। लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, और इस हफ्ते हमने 94 के दर्शन भी कर लिए डॉलर के सामने। तो हमारे लिए डबल वैमी है, दोहरी मार है। एक तरफ क्रूड आपका महंगा हो रहा है, सीज फायर होगा नहीं होगा पता नहीं, और उससे भी बड़ी बात जो हम आज डिस्कस कर रहे थे ना, कि क्रूड भले ही 100 के नीचे आ भी जाए, आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए, अरे वो क्रूड आपका आने लायक बचेगा नहीं बचेगा। वो जो देश उत्पादन कर रहे हैं उनके पास उत्पादन बचेगा नहीं बचेगा, जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, उस चीज़ को बाजार कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश बाजार के लिए देखिए इस समय ना 2 रिस्क है। एक, क्रूड भले ही 100 पर रहे, लेकिन अगर आपका रुपया 94 पर आ गया है तो आप ऑल टाइम हाई पर एक तरह से क्रूड खरीद रहे हो। $147 पर बैरल का हाई लगा था ना 2008 में, उस समय लेकिन रुपया कितना था? आई थिंक 45-50 के आसपास होगा। आज रुपया कहाँ है? लगभग डबल, उस लेवल से डबल, मतलब कि 45-50 की रेंज से डबल। अब आप सोचो 100 रुपये की चीज़ आप 200 रुपये पे खरीद रहे हो, $100 की चीज़ आप 200 पे खरीद रहे हो एक तरह से। तो ये आपकी क्रूड बास्केट की, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि जी मेरी अभी वीकडेज में ही एक हमारे मित्र हैं, वो बड़े सज्जन, वो मुझसे पूछ रहे थे कि जब $147 गया था तब भी पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं हुआ था जितना कि अब चल रहा है। तो मेरा उनसे यही सवाल था, मैंने कहा भाई रुपया डॉलर देख लेना उस समय और आज के युग में, तो पता लग जाएगा। तो खैर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ पॉलिटिकली, लेकिन हाँ थोड़ा सा जब कैलकुलेशन करते तो रेशनल और सही दिमाग लगा के करनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो आपको देखनी है कि क्रूड ऑयल भले ही $100 पर रहे, लेकिन हमारे देश में जब तक FIs नहीं लौटेंगे, बहुत सारे लोग ये बोल देते जी FIs की ज़रूरत क्या है हमें। भैया FIs की ज़रूरत आपकी करेंसी को संभालने में भी है। अब करेंसी अगर टूटती रहेगी तो आप जो चीज़ खरीद के लाओगे वो आपको महंगी पड़ेगी। आप कितना मार्जिन दे रहे हैं हम, तो ये एक दिक्कत है।
महंगी से मैं जो आपको बात बता रहा था ना, ये क्रूड और रुपए का जो दोहरी मार है ना, हाँ। ये महंगी जो आपने बोली ना महंगाई, ये महंगाई का डर भी बाजार को सताने लगा है। बिल्कुल होगा जो जी। इस हफ्ते इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया गया ना 4% पे सेट किया गया, ±2%, यानी कि बैंड वही है 2% टू 6% वाला। तो उससे अब ना आप हो सकता है मेरी बात को सुन के थोड़ा सा अचंभा भी करें, रेट हाइक, जी हाँ मैं रेट कट नहीं रेट हाइक की बात कर रहा हूँ, इसका डर भी बाजार में कहीं ना कहीं सताने लगा। इसीलिए आप देखिए रेट सेंसिटिव्स की पिटाई, चाहे ऑटो हो चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, इसीलिए पिट रहे हैं। जो रेट हाइक का डर है ना वो बाजार को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सताने लगा है। इफ़ नॉट इन द नेक्स्ट पॉलिसी, मतलब आने वाली 1-2 पॉलिसीज में आपको इस चीज़ का जो डर है ना वो साफ तौर पे दिखने लगेगा। और जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और आपके जो निफ्टी के टारगेट्स हैं वो ब्रोकर्स नीचे की ओर ट्रिम करने हाँ, वो गोल्डमैन सैक्स ने भी किया, गोल्डमैन सैक्स ने किया, आपकी जीडीपी ग्रोथ 2-3 एजेंसीज ने नीचे कर दी है। बिल्कुल। तो अब ये जो चीज़ है ना वो अब एक्चुअली बाजार में रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो जंग का जो डर है ना उसके जो रिपरकशंस है वो थोड़े डीप होकर आपको बाजार पर रिफ्लेक्ट होने लगे। तो इन 4 चीज़ों को ना थोड़ा जहन में रखिए अपने ज़रूर। बिल्कुल। और देखिए इस समय जो मार्केट में ना 1-2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे संदीप भाई बता रहे कि रेट सेंसिटिव इंटरेस्ट रेट साइकिल का फिलहाल तो जो बॉटम था ना वो लग गया है। अगर युद्ध अगर 15-20 दिन में समाप्त भी हो जाता है, क्रूड फिर वापस 70-80 आ जाता है, तो भी शायद चीज़ें सुधरने में कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन को दोबारा उस लेवल पर लाना, रिस्टोर करना उन देशों के लिए मुश्किल होगा। दूसरा, आपके रुपए की उसी तरह से वापसी होना भी थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारी चीज़ें वापसी इतनी तेज़ी से नहीं आएंगी। स्टॉक मार्केट भले ही आ जाएगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, और इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन साइकिल पर भी इसका असर पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ संदीप भाई, इसमें एक चीज़ है कि आईटी शेयरों में आप अगर देखोगे तो थोड़ी सी शांति आ गई है, अब पिटाई बंद हो गई है। 2-3 कारण है। एक कि जैसे इंटरेस्ट सेंसिटिव की हम बात कर रहे हैं, आईटी कंपनियां ज़्यादातर कैश रिच कंपनियां हैं, तो आपको सबसे पहला डर जो कि इंटरेस्ट सेंसिटिव होने का डर है वो ख़त्म हो गया। दूसरा, जो इन कंपनियों में, एक मैं सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने टॉप 5 कंपनियों के लिए बोला है कि Q4 के जो नतीजे होंगे उसमें -1 से लेके +1% तक की रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। निराशावाद में आशा। निराशा क्या है लोगों को कि Q4 तो ज़्यादातर कंपनियों का खराब आएगा। अगर ऐसे में -1 से लेके और +1 की रेंज में अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ आती है तो ये खराब नहीं है। भले ही आप फ्लैट हो, इस समय तो फ्लैट वाला आदमी भी खुश है कि फ्लैट ग्रोथ वाला कंपनी वाला भी खुश है कि भाई ठीक है, बचा लिया अपने को। तो ये एक और चीज़ है जो कि आईटी कंपनियों के साथ Q4 में प्ले करने जा रही है। तीसरा कि कमज़ोर रुपया मार्जिन्स पे फ़ायदा दे ही रहा है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि आईटी कंपनियों के फेवर में जा रहे हैं। अब कुछ और कंपनियां बताइए संदीप भाई। रिस्टोरेशन की जो आपने बात की ना, तो उसमें एल&टी एक नाम है। एल&टी इस हफ्ते जो मैंने आपको कहा ना कि 2 दिन ऊपर था बाजार, 2 दिन नीचे था, 2 दिन में जो बाजार ऊपर था ना, स्टॉक ने 2-3 दिन में ही 10% का मूव ले लिया। तो आप देखिए इन स्टॉक्स में पिटाई भी हुई है क्योंकि इनका एक्सपोजर है वहाँ पर, लेकिन जब रिस्टोरेशन की बात आएगी ना, दोबारा रीबिल्डिंग की जब बात आएगी तो इन्हीं कंपनियों के पास दोबारा ऑर्डर्स आएंगे और इन्हीं का काम बहुत तेज़ी से चलता हुआ दिखेगा। तो एक लेवल है, लेवल मतलब पिटाई का एक एक्सटेंट है टू अप टू व्हाट लेवल दे कैन फॉल। तो वो जो लेवल है वो शायद कहीं ना कहीं एल&टी ने टच कर लिया इस हफ्ते में, जो 3300 के नीचे एल&टी ने अपनी कॉन कॉल में बोला भी था ना कि 100 पहली में से बार 95 साइट तो उनकी पहली अभी भी बार चल उन्होंने रही है। रिएक्शन दिया है इस हफ्ते जब से ये शुरू हुआ ना युद्ध कि 95% चीज़ें सही चल रही हैं, सामान्य है, नॉर्मल चल रहा है। 5 साइट ही बंद है। 2 दिक्कतें उन्होंने बताई, एक लॉजिस्टिक और दूसरा सप्लाई। वो तो भाई अब आपके हाथ में नहीं तो है, ऑफ कोर्स यानी उसके ऊपर हम कामकाज कर रहे हैं। तो उसके बाद उस दिन एक जो बॉटम बन गया, सोमवार का दिन था आई थिंक, उस दिन वो बॉटम बन गया 3300 के नीचे का। वहाँ से स्टॉक में ठीक ठाक रिकवरी शुरू होगी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप स्टॉक को देख सकते हैं। थोड़ा आप अपने जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो अपने एडवाइज़र हैं, उनसे भी बातचीत कर लीजिए। एक और स्टॉक जो इस हफ्ते फोकस में रहा ना फिर से, वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक की दिक्कत ये है कि HDFC बैंक का वेटेज बहुत है। निफ्टी बैंक में 20% के आसपास का वेटेज है। जो हम शुरुआत में कह रहे थे ना कि निफ्टी के बनस्पत निफ्टी बैंक ज़्यादा गिर रहा है, उसका कारण HDFC बैंक है। 2 दिन ये भी रिकवर हुआ। अब दिक्कत ये होगी, फ्राइडे को फिर से खबरें आ गई कि अब सेबी ने भी इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। प्रीलिमिनरी सही, लेकिन जांच शुरू हो गई है। कहीं डिस्क्लोजर में कोई लैप्सिस तो नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिंट जो होते हैं ना, वो हिंट ही खा जाते हैं क्योंकि नाम HDFC का है, जिसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मेरी ना अविनाश जी से बात हो रही थी इसको लेकर, क्योंकि वो चीज़ों को फंडामेंटली थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, बाजार में है 2-3-4 दशक से। वो कह रहे थे कि 6-8 महीने में ना इस स्टॉक में पैसा बनने की गुंजाइश नहीं है। अब ग्रोथ के जो चांसेस है ना
वो डिमिनिश हो गया। और जहाँ ग्रोथ और पैसा बनने की होप्स डिमिनिश होती है ना, वहाँ से पैसा आए ना आए लेकिन निकलना शुरू हो जाता है ना, वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसको जरूर आप अपने ध्यान अच्छा, में रखिएगा। PSU बैंक्स, जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो इनका जो बॉन्ड वाला पोर्टफोलियो है वो नीचे आने लगता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी, इन्वर्स रिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड वर्सेस बॉन्ड का, बॉन्ड प्राइसेस तो का। बॉन्ड प्राइसेस नीचे आने लगते हैं। इनकी जो ट्रेजरी इनकम है उसमें डेंट लग जाता है अच्छा खासा। तो जितनी अभी तक हमने PSU बैंक्स में रैली देखी थी, अब थोड़ा सा अगर आपके पोर्टफोलियो में PSU बैंक्स हैं तो थोड़ा संभल के रहना, आने वाले क्वार्टर्स शायद उतने अच्छे नहीं रहे जितना कि हमने देखे हैं। तो ये थोड़ा सा रीड कर लेना, और जब जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। एक चीज़ और संदीप भाई, जितना माहौल बन रहा है पूरा, इस माहौल को अगर आप दूर से एज एन कोच देखोगे, एज एन प्लेयर नहीं, एज एन कोच देखो, तो ये फेवर में जा रहा है अंबानी और अंबानी के। अब पूछो कैसे? दुनिया में पावर की किल्लत, मतलब फ्यूल की किल्लत, फ्यूल की किल्लत में अगर आप देखो तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? जो एक रिफाइनरी चला रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर है, तो उसके ऊपर उसके पास एज क्या है कि वो सरकारी कंपनियों से ज़्यादा बेहतर है। रिफाइनरी वो कहीं से भी क्रूड ले आए वो रिफाइन कर लेगा, हर एक के पास वो क्षमता नहीं है। हाँ, उसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स हाई है। ठीक है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव फ्यूल में भी अगर बात करते हो तो रिलायंस आगे है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोलर का पूरा अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो ऐसे में उनको बिजनेस पूरा चलाना बढ़िया तरीके से काम होगा उनके लिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अदानी का सारा जो बड़ा बिजनेस है वो किस चीज़ में है? उनका एक तो पोर्ट में है, जब भी चीज़ें रीस्टोर होंगी जब उनका पोर्ट बिजनेस चलेगा। दूसरा, ग्रीन एनर्जी में सारा पोर्टफोलियो उनका चल रहा है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, ये सब। और अभी JP पावर भी उनके झोली में चली गई। तो ये सारी JP पावर जैसे ही झोली में आई, सरकार की तरफ से एक पॉलिसी आ गई कि जी छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम होगा, तो ये छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट शायद वो JP पावर के पास भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दूर से देख के, दूर से रह के आपको ये समझना है कि किसको फ़ायदा पहुंचा रही है ये सिचुएशन। जब भी चीज़ें ठीक होंगी तो ये सिचुएशन जिन जिन को फ़ायदा पहुंचाएगी वहाँ देखना आप क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो फिर मेरी लिस्ट में तो रिलायंस था ही, इस पे बातचीत हो ही रही है। जियो एक का चीनी IPO, शेयर, हाँ एक चीनी शेयर, चीनी वाले शेयरों में ये क्रूड इथेनॉल की स्टोरी, जब जब क्रूड उछलता है तब तब ये स्टॉक चलते हैं। हाँ। और इथेनॉल का ना संदीप भाई, मैं प्राइस देख रहा था, इथेनॉल का प्राइस US में जनवरी से लेके अभी तक डॉलर पर गैलन ये 1.58 था जनवरी में, और ये बढ़कर 2 के पार हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 33% से ज़्यादा का जंप इथेनॉल की प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में आ गया। इसीलिए हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में चीनी शेयरों में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी थी। बीट धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, जो भी ये थे, द्वारिकेश। इथेनॉल के प्राइस बढ़ेंगे तो ज़्यादा शुगर केन वहाँ डाइवर्ट होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। शुगर फिर मतलब शुगर तो छोड़ दीजिए, इथेनॉल की ही मेन कहानी है। इथेनॉल में इनके रिलायशन और इनके मार्जिन अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर टू शुगर। तो वही थीम है, वही मतलब प्राइस हाइक और बेटर रिलायशन, वही स्टोरी शुगर शेयरों को ड्राइव करती है। और इसका एक इम्पैक्ट लिकर कंपनीज पर भी आता है। लिकर कंपनीज के लिए फिर रॉ मटेरियल थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है इथेनॉल की साइड पर, तो उनके लिए रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा हो जाता है। ये साइकिल का कोरिलेशन मैंने अक्सर देखा है। तो थोड़ा सा जिनके पास लिकर शेयर हैं, जो सोचते हैं कि जी डिमांड तो बढ़िया है, डिमांड तो बढ़िया है, लेकिन उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इथेनॉल अगर डाइवर्ट हो जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, तो ये एक चीज़ और है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए इस हफ्ते में एक और ट्रिगर आया, 10-10 रुपये जो इन्होंने एक्साइज घटाई है, कुशन तो दे दिया सरकार ने इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। कंज्यूमर पर 10-10 रुपये अब पेट्रोल डीजल बढ़ने का जो डर था फिलहाल के लिए वो हट गया। लेकिन अगर क्रूड इसके ऊपर रहता है या इसी लेवल पर रहता है तो हो सकता है कि वो जो प्रेशर है वो कंज्यूमर पर जाएगा धीरे धीरे, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। लेकिन विवेक भाई, अब आपके मेरे बीच में ही है, 29 तारीख से पहले तो दाम नहीं बढ़ेंगे। इलेक्शन 29 अप्रैल से, मार्च नहीं, 29 अप्रैल, तो तब तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, सरकार अपना राजस्व छोड़ने को, रेवेन्यू छोड़ने को तैयार है। क्यों? जनता को, अब जनता के ऊपर बोझ तो नहीं डालना, लेकिन कंपनियों को भी बचाना है। तो भाई फिर घर का बड़ा ही तो अपना बलिदान करेगा ना। तो इसीलिए OMCs को कुशन देने के लिए सिर्फ ये मूव किया गया है। और इसका आप ज़्यादा इम्पैक्ट मत समझिए कि आपके लिए 10 रुपये सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल, ऐसी उम्मीद आप नहीं, सस्ता नहीं होगा, बस ये कुशन है कि महंगा नहीं हो रहा है।
हाँ, आपके लिए जो महंगा होने की आशंका थी वो कम हट गया। हो गई है। हाँ, वो कम हो गई है, मतलब फिलहाल के लिए थोड़ी सी शांत हो गई है। अब कुछ एक्सेप्शनली और यहाँ से सिचुएशन खराब होती है तो फिर अलग बात है। एक आप ना इसके अलावा सम्मान कैपिटल इसको अरे देखिएगा, जबरदस्त, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से हम बिल्कुल। इसे जानते थे, तो अब प्रमोटर ही चेंज हो गए, हाँ IHC, हम प्रमोटर तो चेंज हो गया हाँ। था बहुत पहले से, अब RBI का अप्रूवल भी आ गया अप्रूवल इसको। आ गया। तो अब वो चेंज ऑफ गार्ड जो होता है ना, एक नया मैनेजमेंट आएगा, नई ऊर्जा लाएगा, नई होप, नई उम्मीद की किरण लाएगा, वो वाले सारे अच्छा, ये लोग जो जो स्टेक ले रहे हैं, और जैसे हम ये दुनिया भर की ये वॉर वगैरह चल रही हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, और इनका तो प्रमोटर ही अब जो नया आ रहा है वो उसी साइड से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से। IHC तो इन लोगों को मतलब ये लॉन्ग टर्म स्टोरी कैसे देख पा रहे हैं? मतलब इतना पैसा डाल रहे हैं ये लोग एक कंपनी में, लॉन्ग टर्म स्टोरी आपके लिहाज से ठीक है? मतलब ये सही समय पे आ रहे पैसा डाल, मतलब किसकी? सम्मान कैपिटल में जैसे ये इस समय पर पैसा डाल रहे हैं, मन में दूसरा थॉट नहीं आ रहा होगा कि ये बुरे समय पे तो नहीं डाल रहे, कुछ फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं, किसकी स्टोरी की आप बात करें? मतलब इंडिया, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर के क्योंकि वो कर तो इंडिया में इन्वेस्ट रहे हैं। नहीं, वो कर इंडिया में रहे हैं। अब अगर आप इन्वेस्टर होते, साइकिल के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, आप इन्वेस्टर होते, आज से 6 महीने पहले सम्मान कैपिटल में जब आपने सोचा होगा कि पैसा डालना है तो ठीक है, सब सिचुएशन ठीक थी। लेकिन पिछले 6 महीने में इतने डायनामिक चेंज हो गए हैं, जब तक स्वीकृति आई है, जब तक मतलब सारी चीज़ें कितनी हिल गई हैं। देखिए, इसके मैं आपको 2 जवाब दे सकता हूँ। हाँ, दोनों दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों दो। आप, हो सकता है किसी को कोई पसंद आए, किसी को हाँ, एक ना पसंद आए। हाँ। देखिए, आप जब कोई रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं, मान लीजिए आप कोई एक फ्लैट खरीदने गए, ठीक है, आप ऐसी जगह गए जहां आपकी गाड़ी, जहां वो बिल्डिंग है उससे आधा किलोमीटर पहले या 200-300 मीटर पहले ही रुकी, क्योंकि वहां तक सड़क ही नहीं। सड़क ही नहीं। दूसरी बिल्डिंग में आप गए, वहां फ्लैट लेने के लिए, जहां आप गए आपकी बिल्डिंग के नीचे जाके वो खड़ी हुई गाड़ी, और वहां पे आपको फ्लैट खरीदने का मौका, तो आप कौन सा फ्लैट खरीदेंगे? वैल्यू देखूंगा मैं तो। हाँ, वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट हो गई, मान लीजिए। नहीं, वैल्यू देखूंगा, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, एग्जैक्ट गलती कर चुका हूँ सर। नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी पर्सनल। आप जब किसी ऐसी जगह पे जाके पैसा लगाएंगे जहां आपको पता है कि ग्रोथ होनी है, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होना है, वहाँ पे सीवरेज भी आ जाएगा, वहाँ पे लाइट्स भी आ जाएंगी, रोड्स भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आज वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है देखने वाइज, प्राइस वाइज नहीं कह रहा हूँ, प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा, वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। जिस दिन फैसिलिटीज़ आ जाएंगी उस दिन आपका भाव वही हो जाएगा जो आपकी उस बिल्डिंग में है, वही मैंने इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि वैल्यू। अब सम्मान कैपिटल के केस में आ जाते हैं। आपने शायद उस समय पैसा लगाया जब वो वाली सिचुएशन थी, जब बिल्डिंग आपकी, जहाँ पे आपकी गाड़ी पहुँच गई, वहाँ वाला सिचुएशन आपने देख के लगाई। अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उस बिल्डिंग के दाम आपने दे दिए जिसमें अभी तक रोड बना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये है देखने वाली कि क्या आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है या आपके शॉर्ट टर्म गेन के लिए आया? नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, वो तो खैर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर एज एन प्रमोटर बनकर आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होगा। तो लंबी अवधि के लिए अगर शुरुआती दौर में ही अगर उन्होंने चैलेंजेस देख लिए ये वाले, तो उनके पास मौका है इसको बढ़िया से चलाने का भी, स्ट्रीमलाइन करने का भी और पैसा डालने का भी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है, जब आप 6 महीने पहले सोच रहे थे ना इसी चीज को देखने पे, तो आपने ये चीज नहीं सोची थी कि इसका ये खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक नई बिल्डिंग देखी, आपने नई बिल्डिंग में पैसा लगाया, आपको ये पता ही नहीं था कि इसका सीमेंट कच्चा है, और आपको पता लगा 2 फ्लैट गिर गए उसी वहां पर। अगर ये क्राइसिस बढ़ा ना संदीप भाई, मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर जो इस समय जो क्राइसिस होगा, वो सबसे पहला क्राइसिस हमेशा एनबीएफसी से शुरू होता है। नहीं, वो बात आपकी सही है, साइकिल टर्न हो रहा है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, रेट हाइक से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन इस केस में क्या था ना, प्रमोटर खराब, बिल्डर खराब था। हाँ, बस ये कह सकते हो आप। सीमेंट से ज्यादा प्रमोटर, और प्रमोटर की इंटेंट खराब थी शायद पहले वाले। तो आप जब प्रमोटर बदलेगा, नया बिल्डर आएगा, वो अच्छा मसाला लगाएगा, अच्छा काम करेगा, अच्छी चीजें लगाएगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, और जहाँ जहाँ दिक्कत होगी ना वहीं वहाँ वो रिस्टोर करता हुआ चलेगा चीज़ों को। तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई मैंने अच्छी वाली जगह के पैसे दे दिए और माल मुझे वो वाला मिल गया। बिल्कुल। अब ये तो लक होगा, खैर हाँ, अब देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी, अच्छा एक ये जेपी एसोसिएट वाले जो लोग हैं,
भाई उनके लिए तो वैल्यू ही खत्म हो गई, जीरो हो गई वैल्यू। इक्विटी की वैल्यू तो खत्म हो ही जाती है इक्विटी की ऐसे वैल्यू cases में। जीरो हो गई। और ये पहला केस नहीं है कोई। नहीं, पहला केस नहीं है ये। शुरुआत तो दीवान हाउसिंग में हुई थी जब पिरामल ने की थी, उसके बाद सिंटेक्स इंडस्ट्री में हुई थी जब रिलायंस ने की थी, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां एनसीएलटी में चली गई, वो जिनको शायद बायर मिले नहीं मिले, आज तक किसी ने ढूंढा भी नहीं। लेकिन ये कुछ एक केस हैं जहाँ पर कि जीरो वैल्यू मिली। एक कंपनी थी रुचि सोया जिसमें कि 3 रुपये पर वो शेयर सबको मिला और वो 1300 हो गया। तो जिन जिन लोगों ने अपने दुखी होकर 3 रुपये का माल 6 रुपये 10 रुपये बेच दिया, वो आज तक दुखी हैं कि क्यों बेचा। सीजी पावर भी एग्जांपल है। सीजी पावर भी है। तो लेकिन अदानी के केस में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने कंपनी को डीलिस्ट कराया जीरो वैल्यू पर। अक्सर जितने उन्होंने एक्विजिशन किए उनको लिस्ट रहने दिया, वो सांगी इंडस्ट्री हो या कोई पीएसपी हो, कोई भी हो, हाँ। लिस्ट कराया है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो बाजार में एक्सपेक्टेशन है कि वो मेजॉरिटी हिस्सेदारी से कम नहीं रुकते हैं। हाँ। अब जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर का 24% स्टेक, 24% स्टेक है। तो वो कम से कम 50-51% पे लेके जाएंगे। पहली होप तो ये है, और दूसरा ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। हाँ, तो वो एक चीज़ है। हालांकि ये लिम्बो है कि वेदांता ने एनक्लैड को अप्रोच कर लिया, चैलेंज कर दिया उस ऑर्डर को, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वैल्यू है उस कंपनी में, ये बात पक्की है। बिल्कुल। एसेट्स हैं क्योंकि उसके पास एसेट हाँ, वो बैक तो वैल्यू को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ क्लैरिटी को लेकर और कब तक आएगी वो, ये मामला कहीं लंबा ना खिंच जाए, केवल डर इस चीज़ का है। देखो 2200-2300 मेगावाट की कैपेसिटी है जेपी पावर पर। आज एक नया प्लांट लगाने जाते हो 5 से 10 साल तो आपको प्लांट लगाने में लग जाते हैं, 5 साल मिनिमम। और प्लस आपका 6 करोड़ रुपए पर मेगावाट का खर्चा है। अगर 6 करोड़ रुपए पर मेगावाट का खर्चा है और 2200 आप मेगावाट की कैपेसिटी लेकर बैठे हो, तो 13,200 करोड़ रुपए की तो आपकी एसेट वैल्यू बनती है। मैं तो 5 ही लगा रहा था, 11,000 करोड़ बनता है। हाँ, 5 लगा लो, 6 लगा लो, जो भी है 5 से 6 करोड़ के करीब का बनता है। प्लस उसमें करीब 3,000 करोड़ रुपए का डेट है, तो एंटरप्राइज वैल्यू करीब 10,000 करोड़ रुपए तो एसेट की बन जाती है। और उतना ही मार्केट कैप है। उतना ही मार्केट कैप है। लेकिन अब जो कहानी शुरू होगी यहाँ से, वो यही शुरू होगी कि अच्छा, इनके पास कुछ 1-2 कोल माइन भी हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास शायद, और एक सीमेंट का क्लिंकर प्लांट वगैरह भी है जो इनके पास बीना में है क्या इनके पास? मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो एक है इनके पास सीमेंट से भी जुड़ा हुआ एक प्लांट है इनका। तो ये कुछ एक एसेट है जो कि जेपी पावर के पास पड़ी हुई है। तो उन एसेट की वैल्यूएशन के आधार पर ओपन ऑफर अगर आता है या अदानी उसमें स्टेक बढ़ाने की कोशिश करते हैं या अपने पावर कंपनी के साथ उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग वाली चीज़ें बन सकती हैं। बाकी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वो सारी स्टोरी सब सारी अब जितने लोगों ने जो ये हाइड्रो पावर वाले शेयर लिए थे, जिन्होंने ग्रीन एनर्जी वाले शेयर दिए थे, ज़रा वो एक्टिव हो जाएं, वो थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को खोल कर बैठ जाएं और थोड़ा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लें अगर किसी को एवरेज वगैरह कराने हो तो। बीना वाला प्लांट ही है जिसमें कोल लिंकेज के साथ ये प्लांट चलता है, 500 मेगावाट का, 2x250 मेगावाट का ये है। खैर, अगले हफ्ते की बात करें अब। अगले हफ्ते में ट्रिगर्स की बात करें तो पहले तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो 2 छुट्टियां ही हैं, मंगलवार और शुक्रवार। तो ठीक है, तो छोटा हफ्ता है, रिस्पाइट मान लीजिए, या 2 बार फ्राइडे फैक्टर आएगा उसको समझ लीजिए। दूसरा एक कोल इंडिया वाली जो कंपनी है CMPDI, उसकी लिस्टिंग सोमवार को लिस्टिंग होनी है। ठीक है। और 6 शेयर FNO में आ रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर। अरे वाह। 1 अप्रैल से जब नई सीरीज शुरू होगी ना, तो इस बार एक्सपायरी भी 30 तारीख को, 31 को नहीं, मंगलवार को नहीं, सोमवार को, क्योंकि मंगलवार को बाजार बंद है। तो एक वो आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी। और बजट सत्र खत्म हो रहा है, उसमें जाते जाते कुछ अगर हो जाए, कुछ ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं है। नहीं, अब क्या उम्मीद है, तो क्या ही उम्मीद है, वो तो बस सिग्नेचर होने हैं, वो तो प्रक्रिया, वो तो सारा बन चुका। अब तो कुछ बाकी ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे 1 तारीख को, आपका GST कलेक्शन आ जाएगा, तरह तरह की चीज़ें आएंगी आपके सामने। हाँ, ओपेक की बैठक भी होती है ना हर महीने, एंड में 1-2 तारीख में। एक इस बार हो सकता है फिर 5 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख संडे को होती है जो। हाँ, संडे को होती है वो, तो 5 तारीख को आई थिंक। हाँ, मे भी हो सकता है, वो डेट देखनी पड़ेगी। लेकिन इस बार ओपेक की बैठक इंपॉर्टेंट होगी, मेरे हिसाब से नहीं होगी। मेरे हिसाब से होगी, क्योंकि ओपेक की बैठक में बैठने वाले ही कितने होंगे, और दूसरी चीज सारे तो अपने अपने देश में बैठे हैं, कहाँ बैठेंगे। हाँ, वो दूसरी चीज, बैठेंगे कहाँ, चलो वियना वगैरह में हो जाती है उनकी बैठक, वो यूरोप घूम आते हैं इस बहाने। लेकिन बात यह है कि अगर बैठक होती है तो बात क्या करेंगे, अब वो कुछ है नहीं बात करने को। हाँ, इसीलिए तो मैं वो कह रहा हूँ। यही तो चीज है जो मार्केट सुनना चाहते हैं। भाई आपने बात क्या की, आपका स्टेटमेंट क्या है, आप प्रोडक्शन कितना,
पहले तो आप बढ़ाते घटाते थे, इस बार तो आप प्रोडक्शन जितना कर रहे थे उतना भी कर दो तो बहुत है। वही तो बात है ना, कुछ वो भी इस बोलेंगे। बैठक में कुछ ऐसा निर्णायक होने वाला है नहीं और उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं इस बार। तो उससे ज़्यादा फर्क तो इस बात पे पड़ जाएगा कि वो जो 6 अप्रैल वाली डेडलाइन है हमारे सामने, उससे पहले ना कुछ हो जाए। वो भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का तो भी देखो, फिर वो 6 अप्रैल बोल रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल से पहले क्या करेंगे? तो पहले ही कुछ हो जाएगा। हाँ, उससे पहले ही कुछ हो जाएगा। तो देखते बिल्डअप हैं। बहुत कर लिया उन्होंने सेना का, बिल्कुल। आसपास बाकी सब अब region देखिए में। 30,000 उनकी जो स्टेटमेंट हैं उनके ब्यौरा तो गूगल पर पड़ा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं अब उनका। और जितने पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो सब परेशान हैं। उनको किसी को पता नहीं है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे और कैसे पोर्टफोलियो चलेगा। पढ़ाई की फंडामेंटल या टेक्निकल, अब चल रहे हैं ट्रंप एनालिस्ट। ट्रंप एनालिस्ट, तो अब ट्रंप एनालिस्ट का भी कुछ पता नहीं है, वो भी सब तुक्केबाजी चल रही है। तो इस समय आपको अगर लग रहा है ना कि आपने कम पढ़ाई लिखाई की है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आप जितना ही परेशान है कोई तो इसलिए ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज चिल कीजिए। और कुछ संदीप भाई, बस ठीक है, तो डन करते हैं, चिल करिए। देखिए अब जो होना है वो हो गया है, और अब डरना घबराना क्या। पढ़े लिखे और थोड़ा कम जानकार, ज़्यादा जानकार, सब एक ही वैगन में बैठे हुए हैं इस समय। 2 दिन मतलब वीकेंड में तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ सोमवार को उठ के देखिए, क्योंकि असली डिसाइडिंग फैक्टर तो सोमवार को ही अच्छा, अब होता तो प्रॉब्लम क्या आती है ना, पहले तो हम लोग रात को पढ़ के और सुबह तक के लिए ग्राफिक्स प्रेडिक्ट कर लेते थे। आजकल तो सुबह के ग्राफिक्स चेंज करने पड़ते हैं। सुबह 9 बजे उठ के चेंज कर, मतलब 9 बजे ग्राफिक्स चेंज करते, फिर जब तक ऑफिस आते 10 सवा 10 बजे, जब तक ग्राफिक्स और चेंज करने पड़ते है। हैं। फ्राइडे को आपने मार्केट बंद हुआ, उसके बाद आप ये कुछ हुआ जी, इधर उधर कुछ बम बम गिर गया, कुछ ऐसी खबर आ गई, 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है। अगले दिन 600 पॉइंट ऊपर है, फिर संडे की शाम को नीचे है, सोमवार को आप आए फिर ऊपर है। समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूँ SGX निफ्टी लकी थी, ये गिफ्ट वो ज़्यादा निफ्टी बढ़िया था, है ना। गिफ्ट निफ्टी में कोई गिफ्ट नहीं मिला आज तक। मतलब जो गिफ्ट निफ्टी बताता है ना उस वैसा होता नहीं है, मतलब सब कुछ ज़्यादातर केसेस में। हाँ, तो ये कुछ करना पड़ेगा इसका। चलिए, वैसे आप अगर कुछ आपको सजेशन देने हो, कुछ अच्छा बुरा लग रहा हो, उस कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और चिल करिए, टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।